तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। ठीक है, भाषा के बारे में, बोली के बारे में, लिपि के बारे में इसमें पढ़ाया जाएगा और व्याकरण किसे कहते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। अब भाषा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत के भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा की परिभाषा पढ़ते हैं। भाषा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य जो है अपने भावों को और अपने विचारों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है। भाव और विचारों का आदान प्रदान करता है, या आप कह सकते हो भाषा के द्वारा मनुष्य जो है अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तो ये तो हो गया हमारी भाषा की परिभाषा। अब देखिए कि संसार में जो है, ये विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं, जिन्हें जो है 12 भाषा परिवारों में बांटा गया है। जो भारत का संविधान है, यानी भारत में संविधान द्वारा जो है 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो कि निम्न प्रकार हैं: असमिया, भोजपुरी, तमिल, बांग्ला, मराठी। जैसे असमिया, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, भोजपुरी, नेपाली, उड़िया, संस्कृत, तमिल, उर्दू, बोडो, मैथिली, बांग्ला, हिंदी, कश्मीरी, मलयालम, संथाली, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, सिंधी, डोंगरी आदि। तो ये तो कितनी हैं? 22 भाषाएं होगी हमारे संविधान में जिनको मान्यता प्राप्त है। अब है भाषा के रूप। भाषा के मुख्य 2 रूप होते हैं, लेकिन भाषा के 3 रूप माने जाते हैं। तो भाषा के 2 रूप कौन कौन से? मौखिक और लिखित रूप। ठीक है, मुख्य रूप से अगर कोई पूछता है तो हम क्या बताएंगे कि भाषा के मुख्य रूप 2 होते हैं। एक तो हम बोलकर अपने भावों को प्रकट करते हैं, और दूसरा हम लिखकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं। साधारणतः अगर पूछा जाए तो भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा और तीसरी है हमारी सांकेतिक भाषा। अब हम पढ़ते हैं कि हमारी जो है मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जो इसके द्वारा जो है मौखिक भाषा के द्वारा हम बोलकर विचारों को प्रकट करते हैं। ये तो हमारी होगी मौखिक भाषा, जिसका एक उदाहरण हम जैसे दे सकते हैं कि नेताजी भाषण दे रहे हैं, तो मौखिक भाषा हो गई। अब है लिखित भाषा। लिखित भाषा में क्या होता है कि इसके द्वारा लिखकर हम अपने विचारों और भावों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार जो है ये हो गई हमारी लिखित भाषा। जैसे पुत्री ने पिता को पत्र लिखा, तो ये हमारी क्या है? लिखित भाषा। अब है सांकेतिक भाषा। इसके द्वारा संकेतों के माध्यम से जो है जब हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? सांकेतिक भाषा। इसका एक उदाहरण है, जैसे आपने देखा होगा जो ट्रैफिक पुलिस होती है वो क्या करती है? संकेतों के द्वारा ट्रैफिक को हटाती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी सांकेतिक भाषा है। जैसे गूंगे बहरे जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? इशारों से अपनी बात को समझाते हैं, तो उसे भी हम क्या कहते हैं? या संकेतों से समझाते हैं, तो उसे हम सांकेतिक भाषा कहते हैं। अब भाषा की इकाइयाँ कितनी होती हैं तो उसके बारे में पढ़ेंगे। भाषा की इकाइयाँ 4 होती हैं। पहली होती है ध्वनि, दूसरी होती है वर्ण, तीसरी है हमारी शब्द और चौथा है वाक्य। यानी ध्वनियों से वर्ण बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य बनते हैं। अब है बोली। बोली कहते किसे हैं? भाषा का क्षेत्रीय रूप ही बोली कहलाता है। यानी आपने देखा होगा कि कुछ क्षेत्रीय रूप, यानी कुछ क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसी को बोली कह देते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं? बोली कहलाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम उत्तराखंड का ही एक उदाहरण लेते हैं। उत्तराखंड राज्य में 2 मंडल हैं, एक तो कुमाऊं मंडल और दूसरा है हमारा गढ़वाल मंडल। तो कुमाऊं मंडल का जो क्षेत्र है उसमें कुमाऊनी भाषा यानी कुमाऊनी बोली बोली जाती है, और जो गढ़वाल मंडल का जो क्षेत्र है उसमें जो है गढ़वाली बोली बोली जाती है। तो दोनों क्षेत्रों में क्या है? बोलियां अलग अलग होती हैं। यानी
भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है या क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसे हम बोली कहते हैं। अब है हिंदी भाषा के विभिन्न रूप, क्या क्या रूप हैं। तो पहला रूप है मातृभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा राजभाषा और चौथा हमारी मानक भाषा। अब देखिए मातृभाषा, मातृभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को जो है पहली बार बालक अपनी माँ से, अपने परिवार से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। जब छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, सबसे पहले उस भाषा को कहाँ से सीखता है, वो कौन भाषा को कहाँ से सीखता है? अपनी माँ से सीखता है। जैसे उसकी माँ बोलेंगी वैसे ही वो बच्चा सीखेगा, तो वो क्या कहलाती है? मातृभाषा। जैसे एक उदाहरण है कि एक गुरप्रीत है, गुरप्रीत अपनी माँ से पंजाबी सीखता है, यानी वो पंजाबी है तो वो अपनी माँ से क्या सीखता है? पंजाबी भाषा सीखता है। तो वो उसकी क्या हो गई? गुरप्रीत की मातृभाषा पंजाबी हो गई। अब है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा को देश के अधिकांश लोग, ज्यादातर लोग देश में जिस भाषा को बोलते हैं या प्रयोग करते हैं या समझते हैं उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारे देश में जो है हिंदी को क्या माना गया है? राष्ट्रभाषा। हिंदी जो है हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, यानी ज़्यादातर क्षेत्रों में, ज़्यादातर राज्यों में जो है हिंदी भाषा बोली और समझी जाती है, इसलिए राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। अब है राजभाषा। अब राजभाषा किसे कहते हैं? इस भाषा का प्रयोग जो है सरकारी कामकाज में होता है, जो सरकारी कामकाज किए जाते हैं उनमें इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि पोस्ट ऑफिस यानी डाकघर में जो है कोई भी फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो फार्म होते हैं वो किस फॉर्म होते हैं वो किस में होते हैं? हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों में ही होते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा का प्रयोग किसमें किया जाता है? सरकारी कामकाजों में किया जाता है। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस भी मनाते हैं। तो 14 सितंबर सन 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। और अंग्रेजी भाषा भी बताया था ना कि फॉर्म जो है वो किस किस में आता है? अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में आते हैं। तो अंग्रेजी भाषा को क्या बनाया गया उस समय? सहायक भाषा या सहभाषा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही फॉर्म होते हैं, कौन से? जो भी सरकारी कामकाज होते हैं उनमें। अब है मानक भाषा। मानक भाषा किसे कहते हैं? समाज में शिक्षित जनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा मानक भाषा कहलाती है। जो समाज में शिक्षित लोग होते हैं, जैसे हिंदी का तो हम क्या करते हैं, आगे आप देखोगे आपके वर्ण जो आपका पाठ आएगा उसमें आप देखोगे कि कहाँ पर किस प्रकार से हम भाषा का प्रयोग करते हैं या किन त्रुटियों के आधार पर करते हैं। लेकिन जो मानक भाषा होती है वो शिक्षित लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं या जिस भाषा में किताबें लिखी जाती हैं तो वो क्या कहलाती है? मानक भाषा। उनको एक मान्यता प्राप्त होती है, तो वो क्या कहलाती है? मानक भाषा कहलाती हैं। जैसे कि विद्यालय, विद्यालय द आदि द भी लिखा जाता है और विद्यालय भी लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार वो मानक भाषा, यानी दोनों भाषाओं को क्या है? मान्यता प्राप्त है, तो मानक भाषा है। अब है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? वर्णों या अक्षरों के लिखने की जो निश्चित विधि होती है या जो लिखने का निश्चित तरीका होता है या चिन्हों को ही क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। तो हिंदी भाषा की लिपि जो है वो है देवनागरी लिपि, और देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ था? ब्राह्मी लिपि से। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि है, और देवनागरी लिपि का अगर कोई विकास पूछता है तो वो कहाँ से हुई है? ब्राह्मी लिपि से। अब है भाषाएं और उनकी लिपि। तो हिंदी भाषा और उसकी लिपि, हिंदी जो भाषा है उसकी लिपि है देवनागरी। संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी भाषा की भी लिपि क्या है? देवनागरी ही है। और पंजाबी की होगी गुरुमुखी, उर्दू की फारसी लिपि है, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन इनकी लिपि है हमारी रोमन लिपि, गुजराती की गुजराती लिपि है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या है? भाषा और लिपियां हैं। व्याकरण। अब है व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण
व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के नियमों को जानकर उसे शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सीखते हैं। या आप कह सकते हो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना जानते हैं या शुद्ध लिखना, पढ़ना सीखते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। अब है व्याकरण के अंग। व्याकरण के 4 अंग होते हैं। एक तो होता है वर्ण विचार, दूसरा है पद विचार, तीसरा है शब्द विचार और चौथा है हमारा वाक्य विचार। तो वर्ण विचार में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? वर्णों के प्रकार के बारे में, उसके उच्चारण के बारे में और वर्गीकरण के बारे में तथा वर्णों के संयोग के बारे में, इन सब के बारे में वर्ण विचार में पढ़ा जाता है। अब है पद विचार। पद विचार में संज्ञा, सर्वनाम आदि व्याकरणिक पदों के स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं और उसके प्रयोग के बारे में पढ़ते हैं। इन सब पर विचार किया जाता है। किस पर? पद विचार में। अब है शब्द विचार। शब्द विचार में क्या करते हैं? शब्द विचार में हम शब्द की बनावट के बारे में, उसके भेदों के बारे में पढ़ते हैं और लिंग, वचन आदि पर भी विचार करते हैं। वाक्य विचार में क्या करते हैं कि वाक्यों की रचना किस प्रकार होती है, उनके भेद कितने होते हैं, वाक्यों का विश्लेषण कैसे किया जाता है, वाक्यों का संश्लेषण कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में वाक्य विचार में पढ़ते हैं। तो ये तो हो गए व्याकरण के अंग। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, पद विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब इसके बाद है कि हिंदी भाषा का विश्व में कौन सा स्थान है। कभी पूछ लिया जाता है कि हिंदी भाषा का विश्व में यानी संसार में कौन सा स्थान है, तो तीसरा स्थान है। हिंदी भाषा का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। तो ये तो हो गए हमारे व्याकरण के अंग।